Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Professor Shahid Malik and I am your computer teacher. आज हम स्टेप की सेल्फ असेसमेंट सीरीज का टेस्ट डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ और डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 61 हमारी स्क्रीन के ऊपर अपेयर हो रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर वो कहता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग C++ कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कि जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं उनमें से कोई एक स्टेटमेंट जो है करेक्ट वाली हो हमने चूज करनी है, जो कि C और C++ के कंपैरिजन ऑपरेटर्स के हवाले से ट्रू है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि C और C++ के कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। तो हमें मालूम है कि हमारे पास जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, फॉर एग्जांपल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अब ये क्योंकि कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं, दैट्स व्हाई इनको कंपैरिजन ऑपरेटर्स ही बोला जाता है। अब ऑप्शन को देखें तो अल्फा, बीटा और चार्ली के अंदर एक एक्सप्रेशन लिखा और आगे उसकी ट्रांसलेशन लिखी हुई है। तो अगर ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शंस को देखें हमें ये आइडिया हो रहा है कि वो हमसे पूछना चाह रहा है कि जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है उसको रीड किस तरीके से करना है। अगर हम पहले को देखें तो पहले के अंदर लिखा हुआ है x इक्वल्स टू वाई और उसके आगे लिखता है जी इज x इक्वल टू वाई। बीटा ऑप्शन को देखें तो उसके अंदर एक्सप्रेशन है x ग्रेटर देन वाई और आगे उसकी ट्रांसलेशन वो करता है जी इज x ग्रेटर देन वाई। सिमिलरली चार्ली ऑप्शन को देखें तो उसके अंदर लिखा हुआ है x लेस देन वाई और आगे उसकी ट्रांसलेशन करता है इज x लेस देन इक्वल टू वाई, जबकि डेल्टा ऑप्शन के अंदर है ऑल ऑफ द अबव। अब अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो यहाँ पे आपको एक टेबल नजर आ रहा है। उस टेबल के अंदर जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, हर रिलेशनल ऑपरेटर के अकॉर्डिंगली उसकी आगे ये मेथड लिखा हुआ है कि आपने उसको रीड किस तरीके से करना है। अगर आप ग्रेटर देन का देखें तो उसके अंदर लिखा हुआ है इज x ग्रेटर देन वाई। अगर आप लेस देन का देखें तो उसके अंदर लिखा हुआ है इज x लेस देन वाई। सिमिलरली x इक्वल्स टू वाई, x नॉट इज x नॉट इक्वल्स टू वाई एंड सो ऑन। अगर हम देखें तो हमारे पास अल्फा, बीटा और चार्ली ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो हैं इसी टेबल के अंदर में से आ रहे हैं। इट मींस इस केस में हमारे पास डेल्टा जो है वो आपका करेक्ट आंसर बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है हमारे पास चूज द वैलिड ऑपरेटर इन C++, कि जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से C और C++ का जो वैलिड ऑपरेटर है हमने उसको सिलेक्ट करना है। अल्फा ऑप्शन को देखें तो अल्फा ऑप्शन के अंदर लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है। बीटा ऑप्शन को देखें तो बीटा ऑप्शन के अंदर अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। चार्ली ऑप्शन के अंदर देखें तो उसके अंदर लेसन का ऑपरेटर है, जबकि डेल्टा ऑप्शन के अंदर ऑल ऑफ दीज है। तो अगर यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं तो लॉजिकल नॉट ये भी हमारे पास वैलिड ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन का भी वैलिड ऑपरेटर है और लेसन का भी वैलिड ऑपरेटर है। तो इट मीन इस केस में हमारे पास ऑल ऑफ दीज जो है वो आपका करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 है हमारे पास व्हाट इज द सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड टू डिस्टिंग्विश अ C++ आइडेंटिफायर, कि C और C++ के आइडेंटिफायर को डिस्टिंग्विश करने के लिए जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स हैं वो कितने हैं हमारे पास। अल्फा ऑप्शन के अंदर 31 है, बीटा के अंदर 32 है, चार्ली के अंदर 33, जबकि डेल्टा के अंदर 28 है। अब स्टूडेंट्स अगर आप चैप्टर 9 को रिकॉल करें तो उसके अंदर हमने रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स पढ़े थे। अब रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल और नेमिंग आइडेंटिफायर दोनों बिल्कुल सेम है। अब रूल्स को अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें तो उसके अंदर उसने हमें बताया था कि आपके पास 31 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं फॉर नेमिंग अ वेरिएबल और आइडेंटिफायर। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी वो एक्चुअली हमसे उन्हीं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के हवाले से पूछा कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। तो इस केस में हमारे पास 31 जो है वो आपका करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट, कि जो गिवन कोड है उसकी आउटपुट क्या आएगी। आगे वो कहता है assume the variable is already declared, कि आपके पास जो वेरिएबल है जो उस कोड के अंदर इस्तेमाल हुआ है आपने ये assume करना है कि वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका हुआ है। तो आइए देखते हैं जरा कोड को। अब इस कोड को अगर हम देखें तो यहाँ पे एक फॉर लूप का हेडर इस्तेमाल हुआ है। अब फॉर लूप के अंदर सबसे पहले क्या होता है, इनिशियलाइजेशन का एक्सप्रेशन होता है, कंडीशन का एक्सप्रेशन होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का एक्सप्रेशन होता है, और करली ब्रैकेट्स के अंदर अगर हमारे पास मोर देन वन स्टेटमेंट्स हों तो वो आपकी बॉडी ऑफ द लूप कहलाएगी। ठीक है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे बॉडी ऑफ द लूप इफ से स्टार्ट होके सी आउट तक आ रही है। अब अगर इसकी एग्जीक्यूशन को अगर हम देखें तो एग्जीक्यूशन इसकी स्टार्ट होगी इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन के साथ। इट मीन्स के जो मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ था आई के नाम से जिसके डाटा टाइप इंटीजर थी और उस टाइम उसकी वैल्यू जो है वो गार्बेज थी, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं उसको
0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 साइन होगी। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा आपका इस एक्सप्रेशन के ऊपर। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर i लेस देन इक्वल टू 5 ये एक्सप्रेशन है, यहाँ पे i की वैल्यू जो मेमोरी के अंदर है उसके साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, तो 0 लेस देन इक्वल टू 5 ये आपका कंडीशन जो है ये ट्रू है और नॉन जीरो पे इवैल्यूएट होगी। हमें मालूम है कि जब भी कंडीशन हमारी नॉन जीरो पे इवैल्यूएट होती है तो इट मीन्स के जो एग्जीक्यूशन का कंट्रोल है वो आपका लूप बॉडी के अंदर आ जाता है। अब लूप बॉडी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इट मीन्स के एग्जीक्यूशन का जो कंट्रोल है वो कहाँ पे आ गया, इफ स्टेटमेंट के ऊपर। अब इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और एक्सप्रेशन है i मॉडुलस ऑपरेटर और आगे 2 इस्तेमाल हुआ है इक्वल्स टू 0। अब i की वैल्यू क्योंकि मेमोरी के अंदर 0 है तो यहाँ पे हम 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अगर हम इस एक्सप्रेशन को एवेलुएट करें तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास 0 पे एवेलुएट होता है और 0 इक्वल्स टू 0 कंडीशन हमारी फिर से ट्रू हो जाएगी। इट मीन्स कि कंट्रोल आपका शिफ्ट हो जाएगा इफ की बॉडी के अंदर। अब इफ की बॉडी के अंदर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यू की स्टेटमेंट इस्तेमाल हुई है। हमें मालूम है कि जब भी लूप्स के अंदर कंटिन्यू की स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है तो इस स्टेटमेंट के नीचे जितनी भी लूप बॉडी होती है वो सारी की सारी स्किप हो जाती है और कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट आइटरेशन। कंट्रोल शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे i++ है। i++ क्या करेगा कि आपकी i की वैल्यू जो मेमोरी के अंदर है उसके अंदर 1 का एडिशन कर देगा, तो 0 के अंदर 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद कंट्रोल आपका शिफ्ट हुआ दोबारा कंडीशन एक्सप्रेशन के ऊपर। अब यहाँ पे दोबारा आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन यहाँ पे भी आपकी ट्रू है, इट मीन्स का कंट्रोल आ गया आपका लूप बॉडी के अंदर। अब लूप बॉडी के अंदर देखें आप तो इस एक्सप्रेशन को हम दोबारा से एवेलुएट करेंगे। अब ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये आपका क्योंकि 1 पे एवेलुएट होता है और 1 0 के इक्वल नहीं है, इट मीन यहाँ पे आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी और इफ की बॉडी के बाद जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब यहाँ पे सी आउट की स्टेटमेंट लिखी हुई है जो कि C++ के अंदर इस्तेमाल होती है। अगर आप कोड को देखें जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है तो उसके अंदर सी आउट के अकॉर्डिंगली जो उसकी इक्विवेलेंट सी की स्टेटमेंट बनती है वो लिखी हुई है, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पे सी आउट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, आई की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। आई की वैल्यू क्या है, मेमोरी के अंदर 1 है, तो इट मीन्स आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर 1 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद स्पेस है तो इट मीन्स कि स्पेस भी यहाँ पे आपके पास प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद कंट्रोल कहाँ शिफ्ट होगा, दोबारा से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन के ऊपर। अब यहाँ पे मेमोरी के अंदर वैल्यू 1 थी, ये चेंज होकर 2 हो जाएगी, दोबारा कंट्रोल जाएगा इधर 2 लेस देन 5 कंडीशन फिर से ट्रू है। उसके बाद कंट्रोल यहाँ पे इफ की कंडीशन के अंदर आया, यहाँ पे दोबारा ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा, ये 0 के इक्विवेलेंट हो जाता है, कंडीशन यहाँ पे आपके पास ट्रू हो जाएगी। ट्रू होगी तो आपके पास ये जो कंटिन्यू की स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी और कंटिन्यू की स्टेटमेंट क्या करेगी, कंट्रोल को दोबारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन के ऊपर सेंड कर देगी। अब यहाँ पे क्योंकि i++ हो रहा है तो मेमोरी के अंदर वैल्यू 2 थी वो चेंज होकर आपके पास 3 हो गई है। दोबारा इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, 3 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन आपकी अभी भी ट्रू है, ठीक है। तो आपका कंट्रोल आ गया लूप की बॉडी के अंदर। अब लूप की बॉडी के अंदर जो एक्सप्रेशन है i मॉडुलस 2 वाला, वहाँ पे आ जाएगा 3 मॉडुलस 2 और ये आपका इवैल्यूएट होता है 1 पे। कंडीशन आपकी यहाँ पे दोबारा से फॉल्स हो जाएगी। जब दोबारा से फॉल्स होगी तो कंटिन्यू की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो कंट्रोल कहाँ पे आ गया, सी आउट के ऊपर। अब सी आउट ने क्या करना है, मेमोरी के अंदर जो i की वैल्यू है जो कि 3 है उसको प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे एक चीज़ मद्देनजर रखें कि यहाँ पे हमने स्पेस जो है ऑलरेडी प्रिंट करवाई हुई है। इट मीन्स के 1 के बाद एक स्पेस ऑलरेडी प्रिंटेड थी, तो ये आपके पास थोड़ा सा स्पेस के साथ प्रिंट होगा। उसके बाद कंट्रोल किया दोबारा i++ के पास, उसने यहाँ पे इसकी वैल्यू को कर दिया 4। अब 4 के बाद इस एक्सप्रेशन के ऊपर कंट्रोल किया तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया 4 लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन अभी भी ट्रू है, हमारे पास लूप बॉडी के अंदर जाएगा। लूप बॉडी के अंदर जाएगा तो कंट्रोल आ जाएगा हमारा इफ की स्टेटमेंट के ऊपर। तो इफ की स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से बन जाएगी 4 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। अब 4 मॉडुलस 2 ये जो है वो आपका 0 के इक्विवेलेंट बनता है, तो कंडीशन यहाँ पे आपकी ट्रू पे इवैल्यूएट होगी। ट्रू पे इवैल्यूएट हुई तो आपका कंटिन्यू की स्टेटमेंट दोबारा से एग्जीक्यूट हो जाएगी।
अब कंटिन्यू की स्टेटमेंट क्या करेगी, आपकी लूप की जो बॉडी है उसको स्किप कर देगी और कंट्रोल दोबारा i++ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू फिर से चेंज होकर 5 हो गई, कंट्रोल आया कंडीशन एक्सप्रेशन के ऊपर 5 < 5 कंडीशन अभी भी आपकी ट्रू है, उसके बाद कंट्रोल आएगा आपकी इफ़ की कंडीशन के ऊपर। अब इफ़ के अंदर अगर आप देखें तो 5 मॉडल्स 2 इक्वल टू 0 ये इवेलुएट होता है 1 पे, और 1 जो है वो 0 के इक्वलेंट नहीं है, तो इट मीन यहाँ पे आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। अब कंडीशन फॉल्स हुई तो दोबारा i की वैल्यू प्रिंट होगी जो मेमोरी के अंदर है, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू जो है वो 5 प्रिंट होगी। अब 5 से पहले स्पेस क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने सी आउट के अंदर 0 ऐड किया, सॉरी स्पेस जो है वो ऐड की हुई है, ठीक है। उसके बाद आपकी ये स्टेटमेंट जो है 5 प्रिंट होने के बाद एक और स्पेस ऐड हो जाएगी इस जगह के ऊपर, ठीक है। फिर आपका कंट्रोल जाएगा i++ के ऊपर, i++ क्या करेगा, i की वैल्यू को चेंज करके 6 कर देगा। अब यहाँ पे दोबारा जो फॉर लूप की कंडीशन है उसके ऊपर कंट्रोल आया, तो 6 <= 5 कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पे फॉल्स होगी, तो आपकी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं है तो नीचे कोई स्टेटमेंट नहीं है, इट मीन्स कि आपके कोड की एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब अगर हम आउटपुट को देखें तो आउटपुट हमारे पास आ रही है 1, 3 और 5। तो आइए जरा इसको देखते हैं हम। 1, 3 और 5 जो है ये हमारे पास बीटा ऑप्शन के अंदर मौजूद है, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो बीटा है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है फाइंड एन इंटीजर कांस्टेंट, के जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से हमने इंटीजर कांस्टेंट को फाइंड करना है। अल्फा ऑप्शन के अंदर देखें तो उसके अंदर लिखा है 3.145, ये आपके पास एक रियल नंबर है, या आप इसको फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर क्योंकि उसने इंटीजर कांस्टेंट का पूछा है, दैट्स व्हाई हम अल्फा को करेक्ट आंसर कंसीडर नहीं कर सकते। बीटा ऑप्शन को देखें तो बीटा ऑप्शन के अंदर 34 है, और 34 ही हमारा करेक्ट आंसर है जो कि हमारा इंटीजर कांस्टेंट बनता है, दैट्स व्हाई इसका करेक्ट आंसर जो है वो बीटा है। लेकिन 4 को भी देख लेते हैं। 4 के अंदर अगर आप देखें तो आपका जो डाटा है 1 to 5 वो आपका डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, और हमें मालूम है कि डबल कोट्स के अंदर कोई भी चीज़ लिखते हैं तो वो आपके पास एक स्ट्रिंग बन जाती है, ठीक है। तो इट मीन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आपका बीटा ही बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है हमारे पास, व्हाट इज एन आइडेंटिफायर इन C++, कि C और C++ के अंदर जो आइडेंटिफायर होते हैं वो क्या होते हैं। अल्फा ऑप्शन के अंदर है नेम ऑफ अ फंक्शन, बिल्कुल ठीक है कि आइडेंटिफायर जो हैं वो C और C++ के अंदर किसी फंक्शन का नाम भी हो सकते हैं। बीटा ऑप्शन के अंदर है नेम ऑफ अ कांस्टेंट मैक्रो का नाम भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। 4 ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ नेम ऑफ अ वेरिएबल का नाम भी जो है वो आइडेंटिफायर ही कहलाता है। तो इट मीन्स अल्फा बीटा और 4 ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो इट मीन्स कि डेल्टा इस केस में ऑल ऑफ दीज जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है हमारे पास, which of the given operator is used for assigning a value to a variable in C++, के जो गिवन ऑपरेटर्स हैं उनमें से कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जो C और C++ के अंदर कोई किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। अल्फा ऑप्शन के अंदर देखें तो उसके ऊपर लिखा हुआ है इक्वल टू ऑपरेटर, बीटा के अंदर मॉडुलस ऑपरेटर है, 4 के अंदर लेस देन ऑपरेटर है, जबकि डेल्टा के अंदर नन ऑफ दीज है। अब इस क्वेश्चन के अंदर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज होंगे, वो कंफ्यूज किसके अंदर होंगे, इक्वल टू ऑपरेटर के अंदर। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे पास जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसको मैथमेटिक्स के अंदर इक्वल टू के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। लेकिन C और C++ के अंदर इक्वल टू ऑपरेटर जो है वो एक्चुअल में आपका कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, जिसके अंदर हम दो वेरिएबल्स की वैल्यू को कंपेयर करते हैं कि क्या वो इक्वल हैं या नहीं है। एक्चुअली जो असाइनमेंट ऑपरेशन होता है उसके लिए हम सिंपल एक असाइनमेंट ऑपरेटर जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। अब एक असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास अल्फा बीटा और 4 तीनों के अंदर मौजूद नहीं है, तो इट मीन इस केस में हमारे पास डेल्टा दैट इज नन ऑफ दीज जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 है हमारे पास, व्हाट इज द मेन फंक्शन इन C++ यूज फॉर, कि C और C++ के अंदर जो मेन फंक्शन है वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अल्फा ऑप्शन के अंदर है डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स, बीटा ऑप्शन के अंदर है प्रिंटिंग आउटपुट, 4 ऑप्शन के अंदर है रीडिंग इनपुट, जबकि डेल्टा ऑप्शन के अंदर है स्टार्टिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो क्वेश्चन के अंदर उसने हमसे पूछा था कि जो मेन फंक्शन है उसका बेसिक पर्पस क्या है। तो मेन फंक्शन का बेसिक पर्पस होता है कि आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन वहां से स्टार्ट की जा सके। अब ये क्योंकि हमारे पास डेल्टा ऑप्शन के अंदर मौजूद है तो डेल्टा इस केस में हमारा करेक्ट आंसर होगा। अल्फा ऑप्शन के अंदर डिक्लेयरिंग वेरिएबल है, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए ऐसा कोई फंक्शन मौजूद नहीं होता हमारे पास। बीटा ऑप्शन के अंदर प्रिंटिंग आउटपुट है,
प्रिंटिंग आउटपुट के लिए नॉर्मली हम printf का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। चार्ली के अंदर रीडिंग इनपुट लिखा हुआ है और इनपुट को रीड करने के लिए नॉर्मली हम scanf का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। getch भी यूज होता है, getche भी यूज होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारा करेक्ट आंसर जो है वो डेल्टा ही बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वेरिएबल नेम इन सी प्लस प्लस। कि सी और सी प्लस प्लस के अंदर जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से वैलिड वेरिएबल नेम जो है वो कौन सा वाला है। अल्फा ऑप्शन, बीटा ऑप्शन, चार्ली और डेल्टा के अंदर कुछ वेरिएबल्स के नाम गिवन हैं। अब इनको वैल्यूएट करने से पहले हमें रिकॉल करना पड़ेगा हमारे जो रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स हैं। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल के अंदर क्या क्या है कि हमारे पास कोई स्पेस नहीं आ सकती, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकता, कोई भी कीवर्ड एज ए वेरिएबल नेम के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता। स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ अंडरस्कोर आ सकता है, उसके अलावा किसी किस्म का कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं आएगा। सिमिलरली आपका जो वेरिएबल का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा या अल्फाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए, नंबर नहीं हो सकता। नंबर को वैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं वेरिएबल नाम के अंदर, लेकिन जो फर्स्ट लेटर है इट मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। अब इन्हीं रूल्स को हम देखते हैं और इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंगली हम अपने अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा ऑप्शन को इवैल्यूएट करेंगे। अल्फा ऑप्शन को देखें तो अल्फा ऑप्शन हमारा इनवैलिड वेरिएबल नेम है क्योंकि उसका जो स्टार्टिंग लेटर है वो आपका एक स्पेशल सिंबल है और अभी मैंने बताया कि या तो अल्फाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। बीटा ऑप्शन के अंदर भी सेम टू सेम वही केस है, उसके अंदर नंबर से स्टार्ट हो रहा है, अल्फाबेट और अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इट मींस अल्फा और बीटा तो आपकी रॉन्ग होगी। चार्ली ऑप्शन को देखें तो चार्ली ऑप्शन के अंदर पहला लेटर जो है वो अल्फाबेट है, स्पेस भी कोई नहीं है उसके अंदर, कोई स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं है, कोई कीवर्ड भी इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ, ठीक है। तो ये भी आपका ये वाला जो स्टेटमेंट है, सॉरी ये वाली जो ऑप्शन है आपकी, ये आपका वैलिड वेरिएबल नेम है। उसके बाद डेल्टा ऑप्शन को देखें तो यूजर नेम के दरमियान एक स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल हुआ हुआ है हाइफन का, तो हमें मालूम है कि हम किसी भी किस्म का कोई स्पेशल कैरेक्टर जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, दैट वाई जो आपका जो डेल्टा ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन सी प्रोग्राम। आपके पास एक सी प्रोग्राम है और हमसे कहा जा रहा है कि हम उसकी आउटपुट को बताएं। अब इस क्वेश्चन को आप देखें तो इस क्वेश्चन की पहली ही स्टेटमेंट है उसके ऊपर लिखा हुआ है हैश डिफाइन x इक्वल टू 5। अब ये जो पहली ही स्टेटमेंट है, पहली ही स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे आपके पास सिंटेक्स एरर आ रहा है। क्या वजह उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो हैश डिफाइन का सिंटेक्स है उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले हम हैश डिफाइन लिखते हैं, उसके बाद कांस्टेंट मैक्रो का नाम आता है, फिर एक स्पेस आती है और उसके बाद हम एक एक्सप्रेशन जो है वो लिखते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ है, हैश डिफाइन तक भी बात ठीक है, कांस्टेंट मैक्रो तक भी बात ठीक है, एक्सप्रेशन तक भी बात ठीक है, लेकिन उसके दरमियान उसने क्या किया है, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर जो है उसको इस्तेमाल किया है। असाइनमेंट ऑपरेटर जो हम हैश डिफाइन के अंदर इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो इट मीन्स कि सिर्फ ये असाइनमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल करने की वजह से हमारा जो पूरे का पूरा प्रोग्राम है उसके अंदर आपके पास एक सिंटेक्स एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स इस केस में हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास सिंटेक्स एरर है जो कि आपका अल्फा ऑप्शन के ऊपर आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है हमारे पास, व्हाट इज मीन्ड बाय द स्कोप ऑफ वेरिएबल इन सी प्लस प्लस। कि सी और सी प्लस प्लस के अंदर जो स्कोप ऑफ वेरिएबल है उससे क्या मुराद है। अल्फा ऑप्शन के अंदर है द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल कैन होल्ड, के आपके पास जो वेरिएबल की रेंज ऑफ वैल्यूज जो उसके अंदर स्टोर की जा सकती हैं उसको हम स्कोप ऑफ वेरिएबल कहते हैं। ये एक्चुअली डिफाइन करती है उसकी डाटा टाइप, जो उसकी डाटा टाइप होगी उसके अकॉर्डिंगली हम ये डिसाइड करेंगे कि उसके अंदर रेंज ऑफ वैल्यूज हैं वो कितनी हो सकती हैं। बीटा ऑप्शन के अंदर है द मेमोरी साइज ऑफ वेरिएबल, कि उस वेरिएबल का जो मेमोरी साइज है, जो मेमोरी के अंदर वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, स्कोप ऑफ वेरिएबल उसको वो चीज़ बताते हैं। स्टूडेंट्स ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि जो डाटा टाइप होती है वो डिफाइन करती है कि मेमोरी के अंदर उस पर्टिकुलर वेरिएबल को कितनी स्पेस है वो असाइन होगी। चार्ली के अंदर लिखा हुआ द पार्ट ऑफ प्रोग्राम वेयर द वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस, कि आपके प्रोग्राम का वो पार्ट जहाँ पे आपके वेरिएबल्स को एक्सेस किया जा सके वो आपका वेरिएबल्स का स्कोप कहलाता है और यही ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट है। तो इट मीन इस केस में हमारे पास जो चार्ली है वो करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद डाटा के अंदर है द टाइप ऑफ डाटा अ वेरिएबल कैन स्टोर, कि एक वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डाटा स्टोर किया जा सकता है। ये भी स्टूडेंट्स उसकी जो डाटा टाइप होती है वो डिफाइन करती है। अगर 4 डाटा टाइप है तो उसके अंदर कैरेक्टर टाइप का डाटा स्टोर होगा, अगर इंट डाटा टाइप है तो उसके अंदर इंटीजर स्टोर होंगे, अगर फ्लोट डाटा टाइप है तो उसके अंदर रियल नंबर्स को स्टोर किया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाटा टाइप इन सी प्लस प्लस,
कि सी और सी प्लस प्लस के अंदर जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो कि डाटा टाइप नहीं है। अगर हम अल्फ़ा को देखें तो अल्फ़ा के ऊपर लिखा हुआ है फ्लोट। फ्लोट जो है आपके रियल नंबर्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो इट मीन्स कि ये आपके पास वैलिड डाटा टाइप है। बीटा ऑप्शन को देखें तो बीटा ऑप्शन के अंदर डबल लिखा हुआ है, ये भी आपके पास रियल नंबर्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। चार्ली के अंदर इंट लिखा हुआ है, इंट जो है वो आपके इंटीजर्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इट मीन्स अल्फ़ा, बीटा और चार्ली ये तीनों की तीनों ऑप्शन जो हैं ये आपके पास वैलिड डाटा टाइप्स हैं। जबकि डेल्टा के अंदर लिखा हुआ है रियल। रियल नाम की कोई डाटा टाइप सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर मौजूद नहीं है। तो क्वेश्चन के अंदर क्योंकि उसने पूछा था कि कौन सी डाटा टाइप नहीं है, तो इस हवाले से हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके पास डाटा होगा, दैट इज रियल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है हमारे पास, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन। आगे आपके पास एक इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन है और वो सी प्लस प्लस का है। हमसे ये पूछ रहा है कि अगर आप इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करते हैं तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या आता है। अब इस एक्सप्रेशन को देखें तो x को वो वैल्यू असाइन कर रहा है 5 डिवाइडेड बाय 2 की। अब 5 को 2 से डिवाइड करें तो क्वेश्चन हमारे पास कितना आता है 2। होता तो वो 2.5 समथिंग है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इंटीजर डिवीजन हो रही है और जिस वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर हो रहा है वो भी इंट का है, दैट्स व्हाई आपका जो डेसिमल का पोर्शन है वो सारे का सारा ट्रंकेट हो जाएगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है जो x के अंदर स्टोर होगी वो आपके पास 2 होगी, और 2 हमारे पास क्योंकि बीटा ऑप्शन के अंदर मौजूद है तो बीटा इस केस में हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है कि उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या होगा। आइए इसको जरा सॉल्व करते हैं। अब ये आपके पास एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन एक्चुअली आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस को एक्सप्लेन करता है, उसका जो प्रोसीजर है। अब इसके अंदर देखें हमारे पास एक अरिथमेटिक माइनस का ऑपरेशन है, अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन का है, डिवीजन का है, एडिशन का है और फिर उसके बाद रिमाइंडर ऑपरेटर है। ठीक है, अब इस पूरे एक्सप्रेशन को देखें तो उसके अंदर 3 ऑपरेटर ऐसे हैं जिनकी प्रायोरिटी जो है वो हाई है। एक आपके पास मल्टीप्लिकेशन वाला, एक आपके पास डिवीजन वाला और एक आपके पास रिमाइंडर वाला। अब इसमें से कौन सा सॉल्व होगा जिसकी ऑपरेटर प्रेसिडेंस सबसे हाई होगी। अब देखा जाए तो मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की और रिमाइंडर की जो प्रेसिडेंस है वो सेम है। जब सेम प्रेसिडेंस हो तो फिर हम नॉर्मली क्या करते हैं, उसकी एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट में से जो पहले आ रहा है सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। जब इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर इतने वाला पोर्शन पहले सॉल्व होगा तो ये आपका 10 पे इवैल्यूएट होगा, तो आपका ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा 10 - 10 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 मॉडुलस 4। अब इस एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक डिवीजन का ऑपरेटर है और एक मॉडुलस का ऑपरेटर है, दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, तो इट मीन्स कि दोनों में से जो लेफ्ट साइड पे पहले आ रहा है वो सॉल्व होगा। तो इस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 10 को 3 से इंटीजर डिवीजन हम परफॉर्म करें तो हमारे पास 3 आता है, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो कंप्लीट एक्सप्रेशन बन जाएगा वो है 10 - 3 प्लस 6 मॉडुलस 4। अब इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर हम देखें तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर की है। इट मीन्स कि पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो 2 आता है। क्यों? क्योंकि 6 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास 2 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फिर हमारे पास अरिथमेटिक माइनस है और अरिथमेटिक एडिशन है, इन दोनों की प्रायोरिटी सेम है, तो जो पहले लेफ्ट साइड पे आएगा पहले उसको सॉल्व करेंगे। इट मीन्स कि इतने वाला पोर्शन जो पहले सॉल्व होगा तो आपके पास आ जाएगा 7 + 2। अब यहाँ पे एक ही ऑपरेटर रह गया, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो 9 है वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब 9 को देखें तो 9 हमारे पास अल्फा ऑप्शन के ऊपर आ रहा है, तो इट मीन्स कि अल्फा ऑप्शन इस केस में हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है, व्हाट इज अ फंक्शन इन C++। कि C और C++ के अंदर जो फंक्शन है वो क्या होते हैं। अल्फा ऑप्शन के अंदर इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क, कि एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। ये उसकी डेफिनेशन है फंक्शन की और ये बिल्कुल ट्रू है। अल्फा ऑप्शन यहाँ पे हमारी करेक्ट बनती है, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को भी पहले देख लेते हैं। बीटा ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, कि ये कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स होता है। कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स तो नहीं हो सकता क्योंकि जो फंक्शन है फंक्शन का पर्पस कुछ और होता है, वेरिएबल का पर्पस है वो कुछ और होता है। चार्ली ऑप्शन के अंदर है इट इज अ कीवर्ड इन C++,
तो हमें मालूम है कि जो आपका फंक्शंस हैं, फंक्शंस आपके कीवर्ड्स भी नहीं हो सकते, सी के कीवर्ड्स डिफरेंट हैं, सी प्लस प्लस के कीवर्ड्स हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। तो इट मीन्स के चार ही ऑप्शन भी आपकी करेक्ट नहीं है। डेल्टा ऑप्शन के ऊपर वैसे नन ऑफ दीज दिखा, तो यहाँ पे अभी तक एक ही स्टेटमेंट करेक्ट आई है जो कि हमारे पास अल्फा, इस केस में अल्फा जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ अ फंक्शन इन सी प्लस प्लस, कि सी और सी प्लस प्लस के अंदर जो फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है वो क्या होती है। अल्फा ऑप्शन के अंदर है इट इज द टाइप ऑफ इनपुट आर्गुमेंट्स, के वो इनपुट आर्गुमेंट्स की टाइप होती है। ये आपके पास बिल्कुल गलत है, क्योंकि इनपुट आर्गुमेंट्स की टाइप जो है वो तो हम प्रोटोटाइप के अंदर डिफाइन करते हैं। उसके बाद बीटा ऑप्शन के अंदर है इट इज द टाइप ऑफ फंक्शंस नेम, कि वो फंक्शन नेम की टाइप को डिफाइन करता है। तो नेम्स के लिए तो कोई भी टाइप नहीं होती, तो बीटा ऑप्शन भी आपकी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी। चारी के अंदर लिखा हुआ इट इज द टाइप ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन रिटर्न्स, कि फंक्शन जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है वो टाइप आपकी एक्चुअली उसकी रिटर्न टाइप कहलाती है, और यही चीज हमारी ट्रू है। तो इट मीन इस केस में हमारे पास चार्ली जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। डेल्टा के ऊपर वैसे नन ऑफ दीज लिखा हुआ है तो उसको हम वैसे इग्नोर कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड स्निपेट, कि आपके पास जो गिवन कोड है उसकी हमने आउटपुट जो है वो बतानी है। अब इस आउटपुट को अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन है। इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन क्या करेगा, मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करेगा जिसका नाम x है, डेटा टाइप उसकी इंटीजर की होगी, वैल्यू उसको 10 असाइन की जा रही है, तो यहाँ पे 10 मेमोरी के अंदर जो है उसकी वैल्यू असाइन हो चुकी है। उसके बाद कंट्रोल आपका शिफ्ट होगा उससे वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर। अब यहाँ पे इफ की कंडीशन है और यहाँ पे एक्सप्रेशन आ रहा है x ग्रेटर देन 5, इट मीन्स कि x की वैल्यू जो मेमोरी के अंदर पड़ी हुई है उसके साथ इसका कंपैरिजन हो रहा है, जो कि हमारे पास 10 है, 10 ग्रेटर देन 5। कंडीशन क्या है आपकी, ट्रू, और ट्रू जो है इट मीन्स कि आपका कंट्रोल जो है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, लूप इफ की बॉडी के अंदर। अब इफ की बॉडी के अंदर आपके पास एक प्रिंटफ की स्टेटमेंट है, इसके साथ ही कमेंट्स के अंदर आपकी जो सी प्लस प्लस की इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है वो भी लिखी हुई है, ठीक है। अगर आपको प्रिंटफ की समझ नहीं आ रही तो आप सी आउट की स्टेटमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। प्रिंटफ की स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 5, तो इट मीन्स कि ये वाली स्टेटमेंट जो है वो आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट होगा यहाँ पे। अब क्योंकि इफ जो है ऑलरेडी आपकी उसकी कंडीशन ट्रू हो चुकी हुई है, तो कंट्रोल इफ एल्स इफ के ऊपर नहीं आएगा, और उसके बाद ये वाला एल्स भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता क्योंकि ये वाला इफ के ऊपर तो कंट्रोल गया ही नहीं। तो इट मीन्स कंट्रोल आपका शिफ्ट हो जाएगा बाहर, बॉडी के बाहर, ठीक है। बॉडी के बाहर शिफ्ट हुआ तो आगे कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो इट मीन्स कि यही हमारी फाइनल आउटपुट होगी कोड की। अब इसको हम देखते हैं ये हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन के अंदर मौजूद है, तो इट मीन्स अल्फा इस केस में हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है हमारे पास, व्हाट इज अ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इन सी, कि सी के अंदर जो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट जो है वो क्या होती है। अल्फा ऑप्शन के अंदर है अ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इज एन इफ स्टेटमेंट दैट इज इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट, कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर हम कोई दूसरी इफ की स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं तो जो इनर स्टेटमेंट है, इनर इफ स्टेटमेंट है, उसको हम नेस्टेड इफ बोलते हैं। ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट बनती है, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं। बीटा के अंदर है अ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इज एन इफ स्टेटमेंट दैट इज इनसाइड अ फॉर लूप, कि एक फॉर लूप के अंदर जो इफ इस्तेमाल हुई है उसको नेस्टेड इफ कहते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट इनकरेक्ट है। चार्ली ऑप्शन को देखें तो चार्ली ऑप्शन भी सेम एज इट इज बीटा ऑप्शन की तरह है, लेकिन सिर्फ उसके अंदर फॉर ही लूप की बजाय वाइल लूप का वर्ड यूज किया हुआ। तो लूप्स के अंदर तो एक्चुअली आपकी इफ की स्टेटमेंट जो है वो उसको नेस्टेड हम कह ही नहीं सकते। अगर फॉर लूप के अंदर कोई दूसरा लूप इस्तेमाल करते हैं तो उसको नेस्टेड फॉर लूप या नेस्टेड लूप का वर्ड जो है उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन नेस्टेड इफ हमेशा उसी केस में आएगी जब एक इफ के अंदर कोई दूसरी इफ की स्टेटमेंट जो है वो आती है। तो इट मीन्स इस केस में हमारे पास जो अल्फा है वो आपका करेक्ट आंसर बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है हमारे पास, व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ एन इफ स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस, के सी और सी प्लस प्लस के अंदर जो इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स है करेक्ट वाला वो कौन सा है। अल्फा ऑप्शन का देखें जो इसके अंदर इफ लिखा हुआ है, पैरेंथेसिस के अंदर उसकी कंडीशन लिखी हुई है और ब्लॉक ऑफ कोड को हमने करली ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज किया हुआ है। तो ये आपके पास एक करेक्ट ऑप्शन बनती है क्योंकि ये इफ स्टेटमेंट का एक वैलिड सिंटैक्स है। बीटा ऑप्शन को देखें तो उसके अंदर इफ के आगे पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन है और आगे ब्लॉक ऑफ कोड लिखा हुआ है और सेमीकोलन के साथ टर्मिनेट किया हुआ है। यहाँ पे आप
ये भी इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह की है कि आपको लगेगा कि सिंगल लाइन की जो इफ स्टेटमेंट है वो बनती है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट से एक वर्ड लिखा हुआ ब्लॉक ऑफ कोड। हमें मालूम है कि ब्लॉक ऑफ कोड हमेशा जो कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं उसके अंदर इंक्लूड होता है, जो यहाँ पे तो कर्ली ब्रैकेट्स है ही नहीं, तो इट मीन्स कि आपका जो बीटा के अंदर अगर आप समझ रहे हैं कि आपका वैलिड सिंटेक्स है तो ये आप गलत समझ रहे हैं। चार ही ऑप्शन को देखें तो उसके अंदर जो कंडीशन है उसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर स्टोर किया हुआ है, सॉरी इंक्लोज किया हुआ है। तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर तो कभी भी हम कंडीशंस वगैरह को नहीं लिखते, उसके अंदर तो ब्लॉक ऑफ कोड को इंक्लोज करते हैं। दैट्स वाई चार ही ऑप्शन भी आपकी इनकरेक्ट होगी। डेल्टा ऑप्शन के अंदर इफ के आगे कंडीशन लिखी हुई है उसको किसी चीज़ के अंदर इंक्लोज नहीं किया हुआ, तो ये भी आपकी इनकरेक्ट है। तो इन चारों ऑप्शन में से सिर्फ और सिर्फ आपकी जो अल्फा ऑप्शन है वो आपकी करेक्ट ऑप्शन बनती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आइटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर इन C++। कि C और C++ के अंदर जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से आइटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर की कौन सी एग्जाम्पल है। आइटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम किसी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को या ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करते हैं बेस्ड ऑन अ सर्टेन कंडीशन। अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू हो तो उसकी बेस के ऊपर उसको रिपीट किया जाता है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो रिपीट नहीं किया जाता। अब यहाँ पे देखें तो अल्फा ऑप्शन के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट तो आपका सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर आता है, इट मींस कि अल्फा ऑप्शन यहाँ पे आपकी इनवैलिड होगी। बीटा ऑप्शन के अंदर फॉर लूप लिखा हुआ है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि आइटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप आता है। दैट्स व्हाई बीटा आपका यहाँ पे करेक्ट बनता है। लेकिन हम चारी को भी देखते हैं, चारी के अंदर स्विच स्टेटमेंट लिखा हुआ है। स्विच स्टेटमेंट जो है ये भी आपका सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर की एग्जांपल है, दैट्स व्हाई चारी भी आपका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। डेल्टा के ऊपर नन ऑफ दीज लिखा हुआ है, नन ऑफ दीज जो है ऑलरेडी क्योंकि हमारे पास बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो चुकी है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे बीटा ऑप्शन जो है उसी को करेक्ट आंसर कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर जी स्टूडेंट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर वो कहता है विच कीवर्ड इज यूज्ड टू एग्जिट अ लूप इन एडवांस। कि जो गिवन कीवर्ड्स हैं उनमें से लूप में से अगर आपने एग्जिट करना है एडवांस में तो उसके लिए कौन सा कीवर्ड जो है इस्तेमाल किया जाता है। अल्फा ऑप्शन के अंदर ब्रेक लिखा हुआ है, ब्रेक हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनती है क्योंकि ब्रेक ही ऐसा कीवर्ड है जो कि हमें एक लूप की बॉडी में से इन एडवांस जो है वो टर्मिनेट करके बाहर ले आता है। तो इट मीन इस केस में हमारा अल्फा जो है वो करेक्ट आंसर बनता है। लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं। बीटा ऑप्शन के अंदर एग्जिट लिखा हुआ है, एग्जिट एक कीवर्ड नहीं है बेटा, ये आपका एक फंक्शन है एग्जिट का फंक्शन, और ये क्या करता है आपके पूरे के पूरे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है। ये लूप में से आपको बाहर नहीं निकालेगा, ये आपको प्रोग्राम से बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो इट मीन्स का बीटा ऑप्शन इस केस में हमारे पास इनकरेक्ट है। चार्ली ऑप्शन के अंदर रिटर्न का कीवर्ड लिखा हुआ है। रिटर्न का कीवर्ड तो एक्चुअली आपके किसी फंक्शन में से जो कॉल्ड फंक्शन होता है उसमें से आपका जो कंट्रोल है कॉलिंग फंक्शन को रिटर्न कर देता है। उसके बाद डेल्टा के अंदर कंटिन्यू की स्टेटमेंट है। कंटिन्यू की स्टेटमेंट सिंपली क्या करती है आपके फॉर लूप के अंदर जो इससे नीचे वाली स्टेटमेंट्स होती हैं उनको स्किप करवा के कंट्रोल को शिफ्ट कर देती है लूप के बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास ब्रेक ही बनता है। तो अल्फा इस केस में हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप इन C++। कि C और C++ के अंदर व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो क्या है। अल्फा ऑप्शन के अंदर है द सिंटैक्स इज डिफरेंट बट दे परफॉर्म द सेम फंक्शन। कि दोनों के अंदर सिंटैक्स का फर्क है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन बट दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, ये सेम फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि जो डू व्हाइल लूप है वो एटलीस्ट वन टाइम लाजमी एग्जीक्यूट होगा, जबकि व्हाइल लूप के अंदर ये फंक्शनैलिटी नहीं है। दैट्स व्हाई अल्फा ऑप्शन यहाँ पे आपकी आधी ठीक है आधी इनकरेक्ट है। दैट्स व्हाई हम इसको अभी कंसिडर नहीं कर सकते। बीटा ऑप्शन को देखें, अ व्हाइल लूप एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड एट लीस्ट वंस। कि व्हाइल लूप जो है आपका ब्लॉक ऑफ कोड को एट लीस्ट वंस लाजमी एग्जीक्यूट करती है। अब यहीं पे ये स्टेटमेंट जो है आपकी इनकरेक्ट हो जाती है क्योंकि डू व्हाइल लूप के अंदर ही सिर्फ ये फंक्शनैलिटी है कि वो एट लीस्ट एक बार आपके ब्लॉक ऑफ कोड को लाजमी एग्जीक्यूट करेगी। तो यहीं तक हम इसको रखेंगे, यहीं से हम इस कंडीशन को, इस स्टेटमेंट को या इस ऑप्शन को हम फॉल्स कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद चार्ली ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ डू व्हाइल लूप एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड एट लीस्ट वंस। कि डू व्हाइल लूप जो है ब्लॉक ऑफ कोड को एट लीस्ट वंस से लाजमी एग्जीक्यूट करती है। ये स्टेटमेंट यहाँ तक आपकी ट्रू है। उसके बाद लिखा हुआ है व्हाइल अ व्हाइल लूप मे नॉट, के जबकि व्हाइल लूप जो है वो ऐसा नहीं कर सकती।
तो ये बिल्कुल ठीक है। ये ऑल डिपेंड करता है आपकी वाइल लूप की कंडीशन के ऊपर। अगर फर्स्ट टाइम ही आपकी वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपका वाइल लूप जो है वो फर्स्ट टाइम कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो इन तीनों ऑप्शन में से हमारे पास अभी तक जो 4 ऑप्शन है वो भी करेक्ट है। डेल्टा ऑप्शन को भी देखते हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 2 टाइप्स ऑफ लूप, कि इन दोनों टाइप्स ऑफ लूप्स के अंदर किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है। ये ऑप्शन आपकी बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि डू वाइल लूप एटलीस्ट वंस एग्जीक्यूट होगा। वाइल लूप जो है उसके बारे में कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। सिमिलरली दोनों का सिंटेक्स भी डिफरेंट है। तो इन चारों ऑप्शंस में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ चार्ली वाली ही बनती है। तो चार्ली इस केस में हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 है देयर आर डैश टाइप्स ऑफ लूप इन C++, कि C और C++ में कितनी टाइप्स के लूप हैं। तो हमें मालूम है कि 3 टाइप्स के लूप हैं। कौन कौन सी? फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास बीटा जो है वो आपका करेक्ट आंसर बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट, कि आपके पास जो गिवन कोड स्निपेट है उसकी आउटपुट हमने बतानी है। इस कोड को हम देखते हैं ज़रा। सबसे पहले आपके पास कंट्रोल जाएगा इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट के ऊपर। इट मीन्स कि मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल जो है वो क्रिएट हो रहा है, नाम उसका आई है, डाटा टाइप उसकी इंटीजर की है, वैल्यू उसके अंदर कौन सी असाइन कर रहे हैं हम 5 की। उसके बाद कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन शिफ्ट हो जाएगा डू के अंदर। डू क्या करता है? आपके कंट्रोल को अनकंडीशनली आगे शिफ्ट कर देगा लूप बॉडी के अंदर। अब लूप बॉडी के अंदर यहाँ पे क्या हुआ है? सी आउट के थ्रू हमने आई की वैल्यू को प्रिंट किया है और एक स्पेस को प्रिंट किया है। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो कोड नजर आ रहा है उसके अंदर इस स्टेटमेंट का इक्विवेलेंट सी कोड जो है वो भी मौजूद है, जिसमें हमने प्रिंट एफ को इस्तेमाल किया। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या हुआ है? पहले आई की वैल्यू प्रिंट होगी जो कि मेमोरी के अंदर क्या है 5 है। उसके बाद एक स्पेस प्रिंट हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास एक स्पेस आ जाएगी। उसके बाद कंट्रोल आपका शिफ्ट हुआ आई माइनस माइनस के ऊपर। इट मीन्स कि मेमोरी के अंदर जो आई की वैल्यू है वो चेंज होकर उसकी जगह 4 हो जाए। अब यहाँ पे दोबारा आएगा कोड कंट्रोल। अब यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे कंडीशन बन रही है 4 ग्रेटर देन 0। कंडीशन यहाँ पे आपकी ट्रू है। इट मीन्स का कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा दोबारा डू के नीचे वाली स्टेटमेंट के ऊपर। अब यहाँ पे दोबारा आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है। आई की वैल्यू मेमोरी के अंदर 4 हो चुकी है, तो 4 आपका यहाँ पे प्रिंट होगा, साथ में एक स्पेस पे प्रिंट होगी। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर दोबारा डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया, डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किया हुआ है। तो इट मीन्स की वैल्यू यहाँ से 4 की बजाय चेंज होकर कितनी हो गई? 3। अब 3 क्या करेगा? यहाँ पे दोबारा एक्सप्रेशन का जो एग्जीक्यूशन का कंट्रोल है वो वाइल लूप हेडर के ऊपर आ गया। अब वाइल लूप हेडर के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कंडीशन उसकी चेक होगी 3 ग्रेटर देन 0। कंडीशन अभी भी आपकी ट्रू है। इट मीन्स के जो कंट्रोल है वो आपका यहाँ से शिफ्ट होके डू के नीचे वाली स्टेटमेंट के ऊपर आ गया। दोबारा से आई की वैल्यू प्रिंट होगी जो कि हमारे पास 3 बनती है, साथ में एक स्पेस पे प्रिंट होगी। फिर उसके बाद दोबारा यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट होगा, आई की वैल्यू मेमोरी के अंदर चेंज होकर 2 हो गई। उसके बाद कंट्रोल आएगा आपका डू वाइल लूप की हेडर के ऊपर। यहाँ पे कंडीशन आपकी चेंज हो जाएगी 2 ग्रेटर देन 0। कंडीशन अभी भी ट्रू है हमारे पास। कंट्रोल शिफ्ट हुआ दोबारा सी आउट के ऊपर। सी आउट के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पे मेमोरी के अंदर आई की वैल्यू दोबारा से प्रिंट हो रही है, तो यहाँ पे 2 प्रिंट होगा। फिर डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन इवेलुएट होगा जो कि इसको 1 कर देगा। 1 करने के बाद दोबारा यहाँ पे कंट्रोल आएगा और कंडीशन आपकी चेंज हो जाएगी 1 ग्रेटर देन 0। कंडीशन अभी भी ट्रू है हमारे पास, तो इट मीन्स कंट्रोल दोबारा से सी आउट के ऊपर आ जाएगा। अब सी आउट क्या करेगा? मेमोरी के अंदर जो वैल्यू उसको दोबारा से प्रिंट करेगा, तो ये आपके पास 1 आ जाएगी। उसके बाद दोबारा डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन हुआ तो 1 की वैल्यू यहाँ से चेंज होके 0 हो गई। अब यहाँ पे आके आपका टर्निंग पॉइंट आता। यहाँ पे आपकी कंडीशन चेंज हो गई है 0 ग्रेटर देन 0। अब 0 ग्रेटर देन 0 यहाँ पे आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इट मीन आपकी स्क्रीन के ऊपर 5 4 3 2 1 जो है ये प्रिंट हो जाएगा। अब इस स्टेटमेंट को देखते हैं कि ये हमारे पास कौन सी ऑप्शन के अंदर मौजूद है। इसको देखें तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन के अंदर मौजूद है। इट मीन अल्फा इस केस में हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनरी ऑपरेटर, के जो गिवन ऑपरेटर्स हैं उनमें से यूनरी ऑपरेटर है वो कौन सा है। अल्फा ऑप्शन के अंदर लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर तो बाइनरी ऑपरेटर होता है, दैट्स व्हाई अल्फा हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। बीटा ऑप्शन के अंदर हमारे पास लॉजिकल और ऑपरेटर है। लॉजिकल और भी हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेटर होता है, दैट्स व्हाई ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। 4 के अंदर लिखा हुआ है लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट ही हमारा एक
यूनरी ऑपरेटर है, और इसके अलावा हमारे पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो हैं वो हमारे पास यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं। तो इट मीन इस केस में चार्ली जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेल्टा के अंदर बोथ अल्फा एंड बीटा लिखा हुआ है, अल्फा और बीटा तो वैसे यूनरी ऑपरेटर नहीं, दैट्स व्हाई डेल्टा ऑप्शन भी हमारी यहाँ पे इनवैलिड हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y इफ x इक्वल्स टू 8। यहाँ पे वो पूछा है कि जो हमारे पास गिवन कोड है उसके अंदर x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू क्या होगी। आगे वो कहता है assume both variables are already declared with int data type। अब यहाँ पे आप देखें x की वैल्यू 8 है हमारे पास, और यहाँ पे आपके पास एक कंडीशन ऑपरेटर को इस्तेमाल किया हुआ है। अब मुझे कैसे पता चला कंडीशन ऑपरेटर है, क्योंकि कंडीशन ऑपरेटर के अंदर क्वेश्चन मार्क और कॉलन का सिंबल इस्तेमाल होता है। टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, इसमें पहला ऑपरेंड आपके पास ये है, दूसरा ऑपरेंड ये है और तीसरा ऑपरेंड ये है। 3 ऑपरेंड इस्तेमाल होते हैं, दैट्स व्हाई इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। अब यहाँ पे पहले कंडीशन इवैल्यूएट होगी। कंडीशन क्या है, x की वैल्यू मेमोरी के अंदर 8 है, 8 ग्रेटर देन 6। कंडीशन आपकी यहाँ पे ट्रू बन रही है। अब जब भी कंडीशन ट्रू बनती है तो आपके पास क्वेश्चन मार्क के फौरन बाद जो स्टेटमेंट लिखी होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। अगर कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होती तो फिर जो कॉलन के बाद वाली स्टेटमेंट है उसने एग्जीक्यूट होना था। अब कंडीशन क्योंकि यहाँ पे ट्रू हो चुकी हुई है, इट मीन्स कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये 4 जो है ये एग्जीक्यूट होगा, और ये किसको साइन हो जाएगा, आपका y को। तो y के अंदर जब ये साइन होगा तो y की वैल्यू जो है वो आपके पास 4 बन जाएगी। अब इसके आंसर्स को देखें तो इसका आंसर हमारे पास चार्ली ऑप्शन के अंदर मतलब दैट इज 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है हमारे पास, इफ यू हैव टू मेक द डिसीजन बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड। कि अगर आपने मल्टीपल चॉइसेस की बेस के ऊपर कोई डिसीजन करना है तो जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सी ऑप्शन जो है आपकी करेक्ट हो सकती है। अल्फा ऑप्शन के अंदर सिंपल लिखा हुआ इफ तो इनकरेक्ट है, क्योंकि इफ जो है सिर्फ और सिर्फ एक चॉइस हमें देता है, उसके अलावा और कोई चॉइस हमें नहीं देता। तो इफ को हम यहाँ पे करेक्ट आंसर कंसिडर नहीं कर सकते। बीटा के अंदर लिखा हुआ इफ एल्स जो है सिर्फ और सिर्फ हमें 2 चॉइसेस देता है, या तो इफ के केस में या फिर एल्स के केस में, ठीक है। तो बीटा भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। चार्ली जो है, चार्ली के अंदर हमारे पास इफ एल्स इफ लिखा हुआ है कि इफ के केस में भी अगर कोई आ जाता है, फिर एल्स इफ के केस के अंदर कोई आ जाता है, फिर उसके अंदर अगर आपने कोई चीज़ यूज़ की हुई है तो उस केस में भी आ सकता है। तो मल्टीपल चॉइसेस इन तीनों में से सिर्फ और सिर्फ चार्ली ऑप्शन के अंदर मौजूद है, तो इट मीन इसके अंदर इफ एल्स इफ वाला जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है, दैट गो टू स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू जंप फ्रॉम द मेन फंक्शन टू अनदर फंक्शन। कि मेन फंक्शन में से अगर आपने किसी दूसरे फंक्शन के अंदर जंप करना है तो उसके लिए गो टू स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया जा सकता है। अल्फा ऑप्शन के अंदर ट्रू है, बीटा के अंदर फॉल्स है, चार्ली के अंदर समटाइम्स ओनली, जबकि डेल्टा के अंदर है नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जो गो टू है वो सिर्फ उस लेवल के ऊपर आपको ट्रांसफर करेगा जो उस गिवन ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर या गिवन फंक्शन के अंदर इसको हमने यूज़ किया हुआ है। अगर आपने एक फंक्शन से किसी दूसरे फंक्शन के अंदर मूव करना होता है तो उसके लिए हम फंक्शन कॉल को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास बीटा दैट इज फॉल्स है वो आपका इनकरेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है, द स्विच स्टेटमेंट एक्सेप्ट्स। कि स्विच स्टेटमेंट जो है एक्सेप्ट करती है किसको? अल्फा ऑप्शन के अंदर इंट लिखा हुआ है, बिल्कुल एक्सेप्ट करती है इंट को। बीटा के अंदर 4 लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, 4 को भी करती है। चार्ली के अंदर लॉन्ग इंट है तो वो इंटीजर ना, बेशक वो लॉन्ग इंट भी है, ठीक है। तो इट मींस कि अल्फा बीटा चार्ली ये तीनों को एक्सेप्ट करते हैं, तो डेल्टा दैट इज ऑल ऑफ दीज है इस केस में हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है, द डू व्हाइल लूप टर्मिनेट्स व्हेन द कंडीशन एक्सप्रेशन रिटर्न्स। कि डू व्हाइल लूप जो है वो टर्मिनेट करती है जब कंडीशन एक्सप्रेशन जो है वो क्या चीज़ रिटर्न करता है। अल्फा ऑप्शन के अंदर 1 है, बीटा के अंदर 0 है, चार्ली के अंदर नॉन 0, जबकि डेल्टा के अंदर है नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर एक्चुअली हमसे ये पूछा है कि डू व्हाइल की जो लूप है वो कब टर्मिनेट होती है। जब हमें मालूम है कि कोई भी लूप हो जब उसकी कंडीशन एक्सप्रेशन जो है वो 0 पे एवेलुएट होता है या 0 रिटर्न करता है तो आपकी लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। तो इस केस में यहाँ पे हमारे पास बीटा जो है वो 0 लिखा हो, दैट्स व्हाई यहाँ पे बीटा जो है वही करेक्ट आंसर होगा। अगर हम 1 को देखें जो कि अल्फा ऑप्शन के अंदर है, या सी को देखें जिसके अंदर नॉन 0 लिखा हुआ है, तो दोनों के केसेस में तो आपकी लूप जो है दोबारा से एग्जीक्यूट होगी, वो टर्मिनेट नहीं करेगी। टर्मिनेट सिर्फ वो 0 के केस में करेगी। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।